नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 11, जो कि हमारा फ्रिक्शन का सेकंड पार्ट है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने फ्रिक्शन क्या है पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये होता है क्या है, देखिए यहाँ पे ये एक सरफेस है जिसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका मान लेते हैं मास है m। नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट W इक्वल टू mg। इसका मास मान लेते हैं m। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक अप्लाइड फोर्स है, यानी कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। कितना? P फोर्स। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल है, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है, ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल लग रहा है। यहाँ पे जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? उसके ऑपोजिट में, यानी कि फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कौन सा एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे? यहाँ पे जो नॉर्मल है और ये जो फ्रिक्शन है, दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। इन दोनों का इस डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया कौन सा एंगल है? नॉर्मल फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। The angle of friction may be defined as the angle which the resultant of the limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction। यानी कि रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शन ये नॉर्मल के बीच के जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखिए। यहाँ से इसको अगर हम इसे एक इमेजिनरी जॉइंट कर देंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये ए, ये ओ, ये बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो ये जो ओ बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है इस एंगल के हिसाब से? BC। तो BC बाई बेस OB। ठीक है, ये जो BC है इसको और क्या लिख सकते हैं? ये BC जितना है AOB उतना ही है। तो यहाँ पे AO बाई BO और OB। ठीक है, तो ये AO और BO क्या है? AO क्या है? यहाँ पे हमारा जो फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम FL से डिनोट करेंगे या फिर FS मैक्स, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। पढ़ा था ना कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही क्या है हमारा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। या तो हम ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे AO क्या हो गया हमारा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। FL, तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये क्या है? FL। नीचे BO, तो BO क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। तो यहाँ पे हम नॉर्मल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे नॉर्मल कितना है? नॉर्मल हमारा mg है। ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? हमने पढ़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। किसका वैल्यू? tan थीटा का वैल्यू। ठीक है,
तो ये रिलेशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is equal to tangent of angle of friction। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देन हम एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया किसको बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, देखिए ये एक प्लेन है जो कि अभी जीरो इंक्लिनेशन पे है, नॉर्मल है, एकदम पैरेलल ग्राउंड से। इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ठीक है, धीरे धीरे इसको इंक्लाइन करेंगे। देखिए एक प्रॉपर एंगल पे आने के बाद धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो मिनिमम एंगल है, जिस एंगल पे पहुंचने के बाद ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी कि ये देखिए ये जस्ट मूव करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मूव करेगा। तो ये जो एंगल है, ये जो मिनिमम एंगल है जिसपे ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये मिनिमम कितना एंगल बनाएगा ताकि इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है ये जस्ट मूव करना स्टार्ट करे। ऐसा नहीं कि मूव करके चला गया, जस्ट मूव करना स्टार्ट करे, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये वो मैक्सिमम एंगल है जिसपे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, यानी कि इससे थोड़ा भी एंगल ज्यादा होगा तो ये स्लाइड कर जाएगा। ये वो मैक्सिमम एंगल है जिसपे ये रेस्ट पे रहेगा, इससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इट इज द मिनिमम एंगल दैट एन inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just to begin to slide down। और इसको क्या बोल सकते हैं, और the maximum angle at which object stays at rest on the inclined surface। इससे थोड़ा भी ज्यादा अगर इंक्लाइन करेगा तो क्या करेगा, स्लाइड डाउन कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर नॉर्मल कहाँ लग रहा है, यहाँ पे ये जो सरफेस है उससे क्या परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इसका वेट लग रहा है कहाँ, नीचे की तरफ, mg। तो ये जो वेट है इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये एंगल है इंक्लिनेशन का, इसको हमने फाई लिया है। जो एंगल ऑफ रिपोज है उसको हम फाई से डिनोट करेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हमने थीटा से डिनोट किया है। तो यहाँ पे mg का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना mg cos फाई। mg का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin फाई। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, स्लाइड नीचे की तरफ करेगा तो फ्रिक्शन ऑपोजिट में लगेगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएल। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल को कौन सा बैलेंस कर रहा है, फोर्स mg cos फाई। तो नॉर्मल इक्वल टू mg cos फाई। फ्रिक्शन को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, mg sin फाई, ये जो वेट का ये वाला कंपोनेंट। तो एफएल इक्वल टू mg sin फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई नॉर्मल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, mg sin फाई बाई mg cos फाई। ये क्या हो जाएगा, mg mg कैंसिल, sin बाई cos, ये आ गया tan फाई।
FL/N क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई नॉर्मल क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan phi, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। इसका मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is equal to tangent of angle of repose। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई। इसका मतलब क्या है? थीटा इज इक्वल टू फाई, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देन हम एक्सेलरेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन पढ़ेंगे अलग अलग केसेस में। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन। फर्स्ट केस क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है P। ठीक है, तो नॉर्मल कहाँ लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। कहाँ पे? ऑपोजिट में। नीचे लग रहा है इसका वेट कितना? mg। इसका मास मान लेते हैं m। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऑपोजिट में। यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इस डायरेक्शन में जो ड्राइविंग फोर्स मूव कर रहा है, जो नेट फोर्स है वो क्या होगा? अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन। यहाँ पे ये जो ड्राइविंग फोर्स है या फिर जिस जो नेट फोर्स है जिसकी वजह से ये आगे मूव कर रहा है, उसका वैल्यू कितना है? F इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो अप्लाइड फोर्स क्या है? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ma इज इक्वल टू p माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन बाय मास। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। लिख लीजिए इसको। ठीक है, देन सेकंड केस देखते हैं। केस 2, व्हेन ए बॉडी मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंक्लिनेशन है कितने पे? थीटा एंगल पे, जिसके ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है। ये बॉडी क्या कर रहा है? नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। कितने से? ए एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो फर्स्ट ये जो बॉडी है इसके ऊपर कहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? यहाँ पे नीचे की तरफ सबसे पहले इसका लगेगा क्या? अपना वेट mg। ठीक है, यहाँ पे सरफेस से परपेंडिकुलर क्या लगेगा? इसका नॉर्मल। ये जो वेट है इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। और इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा है? फ्रिक्शन लगा है, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा है ऊपर की तरफ क्योंकि मोशन हो रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है,
तो पहले हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमें पहले फ्रिक्शन चाहिए। तो फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? देखिए, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू एन। तो यहाँ पे हमें पहले एन चाहिए होगा। तो यहाँ पे एन कितना है? नॉर्मल यहाँ पे कितना है? mg cos थीटा। नॉर्मल यहाँ पे कितना है? mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू mg cos थीटा। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है नीचे की तरफ, यानी कि ये जो नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, ये क्या है? फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो इसको जो नीचे की तरफ जो ड्राइविंग फोर्स ले रहा है, जो नेट फोर्स है, वो कितना है? कैसे निकालेंगे? नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मास है m, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना है? ma। ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। देखिए, नीचे की तरफ इतना फोर्स लगा है, ऊपर की तरफ इतना, ये ज्यादा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये ज्यादा होता तो ये नीचे नहीं जाता, रेस्ट पे रहता। क्योंकि मूव कर रहा है तो ये इससे बड़ा है। तो इसको, ये जो फोर्स है, इससे फ्रिक्शन को माइनस करने के बाद जो नेट फोर्स आएगा वो क्या है? हमारा ड्राइविंग फोर्स। जो फोर्स इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है वो क्या है? एम ए। ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना है? म्यू एम जी कॉस थीटा पुट करते हैं। एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन कितना है? म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ पे एम 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 तीनों जगह पे है तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। तो क्या आ गया? ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जी कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन। किस केस में? जब एक इंक्लाइन पे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा हो ए एक्सेलरेशन से। लिख लीजिए इसको। ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। केस थ्री क्या है? व्हेन बॉडी इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। यहाँ पे इंक्लिनेशन है कितने पे? थीटा एंगल पे। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, ए एक्सेलरेशन से। ठीक है। तो इसके ऊपर कौन से फोर्स है? फर्स्ट, सबसे पहले हर ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ लग गया क्या? उसका वेट, यानी कि mg। तो यहाँ पे जिस सरफेस पे है उसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल। ठीक है। और कौन सा फोर्स है इसके ऊपर? ये जो mg है, इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कितना? mg cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। और कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा कहाँ? ऊपर की तरफ लगेगा या फिर नीचे की तरफ? व्हेन बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, हमेशा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट में, क्योंकि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, इस डायरेक्शन में। ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? यहाँ पे हम एक फोर्स देंगे जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका जो वेट है ये तो नीचे की तरफ लगेगा ना। ऊपर जाने के लिए उसके पास कुछ फोर्स होगा अपना, या फिर उसके ऊपर हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स देंगे। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं एफ। ठीक है। तो ये एफ कितना है? नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, इसके वेट का ये वाला कंपोनेंट एंड फ्रिक्शन, इन दोनों को मिला के जितना होगा उससे ज्यादा होगा, तभी क्या होगा? ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो ये फोर्स कितना है? F इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा। नॉर्मल कितना है? mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एन, यानी कि म्यू mg cos थीटा। ठीक है। तो हमें फ्रिक्शन का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? म्यू mg cos थीटा प्लस mg
साइन थीटा। ठीक है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है एम, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो एम 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 कैंसिल हो गए, ये आ गया कितना, जी कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा एक्सेलरेशन, जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। जब नीचे की तरफ मूव करेगा ये एक्सेलरेशन से तब क्या होगा, जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। लिख लीजिए इसको। देन एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन का लास्ट केस देखेंगे। ठीक है, केस 4। केस 4 क्या है, यहाँ पे ये इंक्लाइन सरफेस जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दोनों ही मूव कर रहे हैं कितने से, ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो ये बॉक्स इसके ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है, ये जो इंक्लाइन सरफेस वाला जो बॉक्स है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है, इस डायरेक्शन में एफ फोर्स मान लेते हैं। एफ फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए है, इसका मास है एम, तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रहा है कितना फोर्स, एम में, ये रिएक्शन में इसके ऊपर लगा रहा है यहाँ पे एम में। समझ में आ गया, तो ये जो एम में फोर्स है इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम में कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम में साइन थीटा। ठीक है, इसके ऊपर और कौन से फोर्स है, यहाँ पे सरफेस से परपेंडिकुलर लग रहा है नॉर्मल, नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट mg, इसका वेट का ये वाला कंपोनेंट क्या है, mg साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये क्या कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, अपने जगह पे रेस्ट पे है, तो इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस तरफ एम ए कॉस थीटा, इस तरफ एम जी कॉस थीटा, तो दोनों बराबर है इसीलिए अपने जगह पे स्टेबल है। अगर कोई भी इनमें से ज्यादा होता ये क्या करता है, स्लाइड कर जाता या फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पे एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम एम कैंसल, जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि जी टैन थीटा, ये क्या आ गया हमारा, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, हर केस में हमें पहले नॉर्मल पता होता है, बाद में एक्सेलरेशन निकालते हैं, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन पहले मिल गया, अब नॉर्मल निकालते हैं, तो नॉर्मल यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल इज इक्वल टू, तो नॉर्मल को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, एम ए साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, तो एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है हमने निकाला, जी टैन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एम जी टैन थीटा के जगह पे ये हम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है यहाँ पे प्लस एम जी कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया, अभी हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो एम जी कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, ये आ गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया एम जी बाई कॉस थीटा, तो नॉर्मल आ गया कितना एम जी बाई कॉस थीटा, और
mg sec थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, नॉर्मल। समझ में आया? देखिए, ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, वेट का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। नॉर्मल लगेगा सरफेस से परपेंडिकुलर। यहां तक समझ में आ गया? इसके ऊपर ये जो मूव कर रहा है ये एक्सेलरेशन से, इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा है m में, जिसके रिएक्शन में ये इसके ऊपर ऑपोजिट में उतना ही फोर्स लगाएगा m में। न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो m में है इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, m में cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट m में sin थीटा। तो ये m में जो फोर्स है इसका ये ऊपर वाला कंपोनेंट mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, उसी की वजह से ये क्या कर रहा है, नीचे नहीं स्लाइड कर रहा है। तो वहां से हमने क्या निकाला, a इज इक्वल टू जी tan थीटा। देन नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, उसके ऑपोजिट में जो फोर्स लग रहे हैं वही उसको बैलेंस कर रहे हैं, एम ए साइन थीटा एम जी कॉस थीटा। तो दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, नॉर्मल एम जी बाई कॉस थीटा और एम जी सेक थीटा। लिख लीजिए इसको। फिर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन पढ़ा, वैसे ही वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन पढ़ेंगे। उसके एक दो केसेस है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है? फर्स्ट केस, इफ ए बॉडी ऑफ मास m is moved off slowly on a rough inclined plane through distance s। ये इंक्लाइंड प्लेन है थीटा डिग्री एंगल पे। यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का कितना, s। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन इज एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स कितना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा ताकि ये ऊपर की तरफ मूव करे, ऊपर की तरफ। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है क्या, इसका वेट mg। परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या लग रहा है, नॉर्मल बाहर की तरफ। और कौन सा फोर्स लग रहा है, ये जो mg है इसका ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसको अपोज करेगा क्या, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी लगेगा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एफ फोर्स, यानी कि एम में। ये कितना होगा, ये दोनों मिला के जितने होंगे उतना, तभी क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर इनसे कम हो गया तो ये मूव नहीं करेगा ऊपर की तरफ, या तो नीचे मूव करेगा या फिर अपने जगह पे रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एम ए एस, फोर्स कितना है, एम ए एस। mg sin थीटा फ्रिक्शन ये सब पुट करने की हमें जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन में पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होगा mg sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी mg नहीं, g खाली, g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम एक ही जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, mgs साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये आ गया हमारा वर्क डन। ठीक है, किस केस में, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। वैसे ही जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तब वर्क डन क्या होगा, वहां पे ऊपर की तरफ में एक्सेलरेशन g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। जब नीचे मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड।
तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्या पढ़ा था हमने, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू mgs, वही रहेगा mgs साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगी। तो जब ऊपर की तरफ मूव करेगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तब ये हमारा वर्क डन। जब नीचे की तरफ मूव करेगा, इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया हमारे दो केस। और एक केस क्या है, जब हम प्लेन हॉराइजॉन्टल पे देखेंगे, कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा, तब क्या होगा, तो हम थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट कर देंगे। तो अगर थीटा 0 हो गया तो साइन 0 कितना होगा, 0, कॉस 0 कितना होगा, 1, यानी कि अंदर रह गया कितना, 1। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा mgs। ठीक है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये किसके केस में, ये जो फोर्स है ये क्या है, ये mgs नहीं, म्यू mgs। यहाँ पे म्यू है ना, यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू है, तो वर्क डन हो जाएगा कितना, फॉर हॉराइजॉन्टल, यानी कि ये जैसे हॉराइजॉन्टल पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है अप्लाइड फोर्स P, ऊपर लग रहा है नॉर्मल N, नीचे की तरफ इसका वेट mg, यहाँ पे अपोज कर रहा है फ्रिक्शन F। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, म्यू mgs और Fs फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कर्व। ये फर्स्ट केस, जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा वर्क डन का फॉर्मूला, जब नीचे की तरफ उतरेगा वर्क डन का फॉर्मूला, हॉराइजॉन्टल सरफेस में वर्क डन का फॉर्मूला फ्रिक्शन के अगेंस्ट में। लिख लीजिए, ये हमारा केस 1, ये 2, ये 3। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है, a block of wood of 1 kg resting on an inclined plane of angle 30 degree just start moving down if the coefficient of friction is 0.2 then find its velocity after 5 seconds। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने का, 1 kg मास का। ठीक है, तो नीचे लग रहा है इसका mg परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल, और mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला mg sin थीटा। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, मूविंग डाउन, यानी कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब नीचे की तरफ मूव करेगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा, जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू जी। ठीक है, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन 30 1/2, म्यू कितना है 0.2 गिवन है ना 0.2, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 30 √3/2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। तो यहाँ पे 2 2 आएगा कितना 0.1, यानी कि 1/10। तो यहाँ पे 1/2 माइनस √3/10 इंटू 10। तो यहाँ पे नीचे आ गया 20, तो यार 10 माइनस 2 √3 इंटू 10, 0 0 गया, कितना रह गया, 10 माइनस 2 √3, 2 √3 होता है 3.5, सो 10 माइनस
3.5/2 कितना आ गया 6.5/2 दैट इज 3.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में पूछा क्या है वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला डालेंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी। स्टार्टिंग में रेस्ट पे था तो u कितना होगा 0। एक्सेलरेशन कितना है 3.25 निकाला हमने। टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड तो कितना हो जाएगा 16.25। ठीक है कितना होगा ठीक है इतना मीटर पर सेकेंड। लिख लीजिए इसको। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे टेंशन फोर्स निकाला है और नॉर्मल निकालना है। ठीक है तो यहाँ पे इंक्लाइन पे ये 10 kg का मास है। इंक्लिनेशन एंगल है 37 डिग्री। तो यहाँ पे स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है। यहाँ पे हमें चाहिए टेंशन और नॉर्मल। तो ये जो मास है ये नीचे की तरफ क्या लगेगा अपना वेट mg मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना आ गया 100 न्यूटन। तो यहाँ पे 100 न्यूटन क्या आ गया वेट। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg cos थीटा। तो ये आ गया mg cos थीटा यानी कि 100 cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा mg का mg sin थीटा यानी कि 100 sin थीटा। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या है 100 cos थीटा यही है ना जो इसको बैलेंस कर रहा है। तो नॉर्मल इज 100 cos थीटा। थीटा कितना है 37 डिग्री। तो 100 इंटू cos 37। cos 37 कितना होता है 4/5। ये कितना आ गया 80 न्यूटन। ठीक है वैसे ही टेंशन क्या आ जाएगा 100 sin थीटा यानी कि 100 sin 37। sin 37 कितना है 3/5 तो कितना आ गया 60 न्यूटन। तो टेंशन आ गया कितना 60 न्यूटन। लिख लीजिए इसको। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड फ्रिक्शन। यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर 40 kg का मास है। इंक्लिनेशन एंगल है 53 डिग्री। ये टोटल सिस्टम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है निकलना क्या है यहाँ पे फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है निकालना क्या है हमें नॉर्मल फिर हम फ्रिक्शन निकाल लेंगे। तो ये जो 40 kg का मास है इसके ऊपर नॉर्मल कहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो नॉर्मल क्या होगा इस डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स लगेगा। तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं फर्स्ट इसके ऊपर नीचे की तरफ ये लगेगा अपना वेट यानी कि mg। तो वेट का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है और कौन सा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में देखिए ये इस डायरेक्शन में सिस्टम मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ये इंक्लाइन जो प्लेन है ये क्या करेगा इस डायरेक्शन में एमए फोर्स लगाएगा। तो उसके ऑपोजिट में यानी कि रिएक्शन में ये जो बॉक्स है इसके ऊपर लगेगा क्या एमए फोर्स इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा एमए। तो ये जो एमए है इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कितना एमए कॉस थीटा ये एमए साइन थीटा। तो एन क्या हो जाएगा mg cos थीटा प्लस एमए साइन थीटा। ठीक है
तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। एम कितना है 40, एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे गिवन है हमारा कितना एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साइन थीटा, थीटा कितना है 53, तो साइन 53 कितना है 4/5 प्लस एम जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कॉस थीटा कॉस 53 कितना है 3/5, तो कितना आ गया 320 प्लस 240 कितना आ जाएगा 560 न्यूटन। ये क्या आ गया अपना नॉर्मल आ गया। हमें चाहिए क्या फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। म्यू कितना है 0.5 इनटू नॉर्मल कितना है 560, कितना आ गया 280 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना आ गया 280 न्यूटन। लिख लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी फ्रिक्शन ही निकालना है अपने को। ट्राई कीजिए खुद से। पिछले क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए निकालना क्या है फ्रिक्शन, फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.4। हमें नॉर्मल निकालना होगा ताकि हम फ्रिक्शन निकाल सके। तो यहाँ पे नॉर्मल कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये जो 30 केजी का मास है इसके ऊपर कहाँ कहाँ पे क्या क्या फोर्स लगा हुआ है, नीचे लगेगा इसका वेट mg, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, पिछले क्वेश्चन में जब इस डायरेक्शन में आ रहा था तो ये रिएक्शन में लगा रहा था फोर्स m में इस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट में यहाँ पे इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो ये जो फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, कितना m में। तो m में का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा n के अलाउ, ये कितना हो जाएगा m में साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल मिल गया कितना mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा। आप सोच रहे होंगे कि ma sin थीटा माइनस इतना क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा इसे चिपक के रहेगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा निकल जाएगा, चिपक के थोड़ी रहेगा। तो यहाँ पे ये ज्यादा है, तो नॉर्मल क्या है mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा। मास कितना है 30, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, cos थीटा कितना है cos 45 डिग्री यानी कि 1/√2 माइनस मास कितना है 30, एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साइन 45 कितना है 1/√2। तो ये आ गया 300/√2, ये आ गया -150/√2, तो कितना आ गया 150/√2 न्यूटन। ये क्या आ गया अपना नॉर्मल आ गया। चाहिए क्या फ्रिक्शन, तो म्यू एन, म्यू कितना है 0.4 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल कितना है 150/√2, ऊपर एक √2 मल्टीप्लाई करते हैं नीचे एक √2, तो ये हो गया 2, ये आ गया 0.2, ये आ गया 30√2 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना आ गया 30√2 न्यूटन। समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नंबर 5 गिवन क्या है, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.75, at what angle will the block start to slide on the inclined plane। ठीक है, तो what angle will the block start to slide, किस पे एंगल पे। तो पूछा क्या है एंगल ऑफ
रिपोज, यानी कि कितना एंगल होगा ताकि ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करे। तो एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या है? म्यू इक्वल टू tan फाई। फाई है ना अपना एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.75 इज इक्वल टू tan फाई। 0.75 यानी 75/100 यानी कि 3/4 इक्वल टू tan फाई। तो फाई कितना होगा ताकि 3/4 होगा? tan फाई का वैल्यू कितने एंगल पे? tan 37 डिग्री पे इज इक्वल टू tan फाई। तो फाई कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। ये आ गया अपना एंगल, एंगल ऑफ रिपोज। आंसर कितना आ गया? 37 डिग्री। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। लिख लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर on a body of mass 0.25 kg falling with an acceleration of 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर will be। यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है? 0.25 kg, ठीक है। नीचे मूव कर रहा है कितने से? 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? यहाँ पे हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन में ऐसा नहीं हो, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये फ्री फॉल करेगा तो कितने से फ्री फॉल करेगा? इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ? इसका अपना वेट यानी कि mg। लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर क्या कर रहे हैं? एयर फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा? मतलब इसका जो मोशन है उसको अपोज कौन सा फोर्स करेगा? एयर फ्रिक्शन, जिसको हमें निकालना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके इसके ऊपर नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना होगा? इसका वेट माइनस एयर फ्रिक्शन। तो एम में क्या है? इसका ड्राइविंग फोर्स नीचे की तरफ इक्वल टू mg माइनस फ्रिक्शन। हमें निकालना क्या है? ये जो फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, इसको ये कितना होगा? mg माइनस एम में। तो m कॉमन ले लेते हैं, g माइनस ए। m कितना है? 0.25। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये 9.2 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, तो 9.2 कितना आ गया? 0.25 इंटू 0.6, ये आ गया 0.150, यानी कि 0.15 न्यूटन। ये आ गया हमारा क्या? एयर फ्रिक्शन। आगे आंसर लिख लीजिए इसको। देन आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है? A box of mass 4 kg is placed on a wooden plank of length 1.5 meter, which is lying on the ground. The plank is lifted from one end along its length so that it becomes inclined. It is noted that when the vertical height of the top end of the plank from the ground becomes 0.5 meter, the box begins to slide. Find the coefficient of friction between the box and the plank. निकालना क्या है हमें? कोफिशिएंट फ्रिक्शन, यानी कि म्यू हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? देखिए, ये जो वुडन प्लैंक है पहले से जमीन पे रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने ये रख दिया बॉक्स, कितने का? 4 kg का। इसके वन एंड को हमने धीरे धीरे इंक्लाइन करवाया, ठीक है। तो जब इसका ये एंड ग्राउंड से 0.5 मीटर ऊपर गया, तब इसके ऊपर ये जो बॉक्स है ये क्या किया? स्लाइड करना स्टार्ट किया। तो हमें चाहिए क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो पहले हमारा ये जो प्लेन है ग्राउंड पे है, वन एंड को हमने धीरे धीरे लिफ्ट करवाया। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉक्स धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लाइड किया, ठीक है। तो ये ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है?
0.5 मीटर डिस्टेंस पे। इसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है कितने का, 4 kg का। ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, हमें चाहिए क्या, म्यू। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। तो हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे निकाल लेंगे, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल। यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, नॉर्मल कहाँ लग रहा है, नॉर्मल कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ये आ गया अपना नॉर्मल। क्योंकि स्लाइड नीचे की तरफ कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिंग फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ। तो नॉर्मल कितना है, फ्रिक्शन कितना है, ये जो 4 kg का ऑब्जेक्ट है इसका नीचे की तरफ लगेगा अपना वेट कितना, mg। तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया कितना अपना, नॉर्मल हो गया mg cos थीटा, फ्रिक्शन हो गया कितना, mg sin थीटा। ठीक है, तो म्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, यानी कि mg sin थीटा बाई mg cos थीटा। कितना आ गया, tan थीटा। तो tan थीटा कितना होगा उसको कैसे निकालेंगे, उसी के लिए हमें क्या है, ये लेंथ गिवन है। ये जो लेंथ है प्लेन का कितना है, 1.5 मीटर। ये है 1.5 मीटर। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये है थीटा एंगल। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, BC, बाई बेस कितना है, AB। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू BC बाई AB। BC का लेंथ तो हमें पता है, लेकिन AB को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो AB को कैसे निकालेंगे, BC बाई AB को कैसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर का रूट ओवर। BC कितना है 0.5, तो 0.5 नीचे AC का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर का रूट ओवर। ऊपर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 0.5 बाई 1.5 का स्क्वायर कितना है 2.25 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25 का रूट ओवर कितना आ गया 0.5 बाई रूट 2। ठीक है, ये क्या आ गया tan थीटा 0.5 बाई रूट 2। रूट 2 का वैल्यू क्या कितना होता है, ये नियरली होता है 1 बाई रूट 2 का वैल्यू, ये होगा 0.7। तो 0.7 इंटू 0.5 दैट इज 0.35। ये क्या है अपना म्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 0.35। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर प्रोसेस से एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व किया। शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लिख लीजिए इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है द बॉक्स बिगिन टू स्लाइड। ये जो बिगिन टू स्लाइड है मतलब कितना एंगल पे ये बिगिन टू स्लाइड करेगा, एंगल ऑफ रिपोज पे। तो एंगल ऑफ रिपोज पे रिलेशन क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ, म्यू इक्वल टू tan फाई। सिंपल। तो यहाँ पे हमने थीटा ले लिया है, थीटा की जगह पे क्या एंगल ऑफ रिपोज है तो इसको हम फाई ले लेंगे। तो फाई का वैल्यू कितना आएगा, सॉरी tan फाई का वैल्यू निकालेंगे। tan फाई का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा। मतलब ये जो इतना किया इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2
3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे। पढ़िए ध्यान से, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।